सो हेलो गाइस, तो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है रिवीजन वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो। और इस तरह से ये इंडोनेशिया के 8वें नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल जकार्ता है। अच्छा, आप लोग बताएं इसकी नई कैपिटल क्या है और वो किस द्वीप पर स्थित है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। आपको याद है अभी फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने थे अलेक्जेंडर स्तब उनका नाम है। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव और यमन के प्रधानमंत्री बने थे अहमद अवद बिन। इंडोनेशिया से आपको याद आएगा 2023 में आसियान समिट हुई थी, 43rd नंबर की वो इंडोनेशिया में हुई थी। आप लोग बताओ 2024 में जो आसियान समिट है ये किस देश में आयोजित होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। उसके अलावा 2023 में ही फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में हुआ था जिसको जर्मनी ने जीता था फ्रांस को हरा करके। उसके अलावा 2023 में ही आसियान इंडिया बाजरा महोत्सव का आयोजन भी हुआ था इंडोनेशिया में। और अभी साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूश, ये इंडोनेशिया ने ही लॉन्च की थी। अभी क्राकातोआ ज्वालामुखी न्यूज़ में था, विस्फोट हुआ था, वो इंडोनेशिया में ही है। वैसे यहाँ पे आपका माउंट मेरापी, माउंट सिमरू ज्वालामुखी भी मिल जाएगा। तो इन सब कारण से इंडोनेशिया न्यूज़ में था, हमने कवर कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये कहाँ से शुरू होगी। तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ये उत्तराखंड से शुरू होगी। और इस सेवा में एक हेलीकॉप्टर होगा जो कि एम्स ऋषिकेश में तैनात किया जाएगा, जहां से 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना होती है तो ये इतनी रेंज को कवर करेगा। वहां से हेलीकॉप्टर उड़ के जाएगा, कोई व्यक्ति होगा जिसका एक्सीडेंट हो गया तो वहां से उठा करके लेकर के आ जाएगा। तो ये जो हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है इसे प्रोजेक्ट संजीवनी कहा जाता है। आपको याद है भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे स्थापित होगा, गुरुग्राम में। और अगर मैं पूछूं आपसे कि मोदी जी ने भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर का उद्घाटन कहाँ पे किया था, कर्नाटक में किया था। कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है ये। अच्छा, प्रचंड क्या है, ये हमारा स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर है जिसे अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, तो न्यूज़ में था, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मोदी जी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ पे रखी। तो आंसर होगा दुबई में। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन ये दुबई यूएई में ही हुआ था। और उसी समय मोदी जी ने अबू धाबी में यूनाइटेड अरब अमीरात के पहले BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था। और वहाँ पे जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था उसका नाम क्या है, अहलान मोदी कार्यक्रम। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में अभी हमने एक एक्सरसाइज किया था डेजर्ट साइक्लोन नाम से। कहाँ पे, राजस्थान में किया था। और भारत, फ्रांस और UAE ने मिलकर एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी किया था इसी साल अरब सागर के ऊपर, ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये शुरू की जाएगी। तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो ये मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन है जो इसकी कैपिटल रियाद से शुरू होगी। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद ही होती है, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। अभी हमने इसके साथ एक एक्सरसाइज किया था, पहली बार एक एक्सरसाइज किया, पहला एडिशन था, मतलब सदा तनसीक उस एक्सरसाइज का नाम है। कहाँ पे, राजस्थान में किया था। और आपको याद होगा अभी ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को 5 देश शामिल हुए थे। वैसे तो 6 होने वाले थे लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और ये मना कर दिया वाला प्रश्न एग्जाम में आया था कि किस देश ने मना कर दिया, तो अर्जेंटीना आंसर होगा। अब एग्जाम में जो 5 देश शामिल हुए उसमें से भी पूछ सकता है कि कौन सा देश शामिल हुआ, कौन सा नहीं हुआ, तो वो भी ध्यान में रखना कौन कौन है। एक तो ये सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र, ईरान और इथोपिया। और याद रखना सऊदी अरब ये 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करेगा। अभी सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम आपसे पूछ सकते हैं, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो रियाना बर्नावी उनका नाम है। और ट्रेन से ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको एक साथ रिवाइज कराऊं तो नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये कोलकाता मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे चली। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, क्षेत्रीय रेल सेवा जिसका नाम है नमो भारत, ये कहाँ से लॉन्च हुई, साहिबाबाद स्टेशन से। जर्मनी ने, याद रखना, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी। और हाइड्रोजन के द्वारा संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भी जर्मनी था। और इसमें एशिया का पहला देश बोलोगे तो वो चाइना था, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला। और एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम वूश है, वूश, इसको किसने शुरू किया था, इंडोनेशिया ने।
तो ट्रेन से संबंधित ये करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे, अभी इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन बनी है? तो आंसर होगा सिंधु गणपति। तो ट्रेन में जो टिकट चेक करते हैं ना, जिन्हें टीटीई कहते हो, फुल फॉर्म क्या होती है टीटीई की? ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो सिंधु गणपति का नाम याद रखना, अभी दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी बन गई है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दुबई है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का शहर है ये दुबई, जो कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने जा रहा है। अभी जो यूनाइटेड अरब अमीरात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था ना, वहीं पे ये घोषणा की गई थी कि 2026 तक ये एयर टैक्सी सर्विस को शुरू कर देगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली पॉड टैक्सी ये कहां से कहां तक चलेगी? तो याद रखना, नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी आंसर होगा। एक्चुअली में ये फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार 2024 को ये हमने 15 फरवरी को मनाया। तो मानव विज्ञान के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी आंसर होगा। एक वर्ल्ड साइंस डे भी याद रख लो, वो 10 नवंबर को होता है। अच्छा, ये जो नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, इसकी थीम जरूर याद रख लेना। थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। इंपॉर्टेंट है थीम, इसलिए बता रहा हूं। फिर पूछ रहे हैं, देखो अभी टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। याद रखना, ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। तो आप पूछोगे पहले कौन थे? अनिल कुंबले। उनके नाम भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड है। कितने? 619। और रविचंद्रन अश्विन ये ऐसा करने वाले तो दूसरे भारतीय बन गए, लेकिन विश्व में बात करोगे तो ये दुनिया के ऐसा करने वाले 90 खिलाड़ी बने हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने का रिकॉर्ड पूरे विश्व में किसके नाम है? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। उन्होंने 113 मैच में 800 टेस्ट विकेट लिए हैं। और अभी रविचंद्रन अश्विन ने 500 विकेट लिए थे 98 टेस्ट मैचेस में। फिर अगला प्रश्न देखो, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहां पे हुई? तो आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी में। यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की। इसकी पहली बैठक हुई अभी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। तो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये फंड बनाया गया है। इसकी स्थापना COP15 में हुई थी। COP15 ये जैव विविधता से संबंधित था, जो कहां पे हुआ था आपको याद होगा? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो फंड बनाने का ये लक्ष्य क्या है? 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना इनका उद्देश्य है, इसीलिए ये फंड बनाया गया। वॉशिंगटन डीसी से आपको याद आएगा, ये याद रखना पहले तो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया, लीगल कर दिया? तो आंसर होगा ग्रीस ने। तो अभी ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर, लीगल बनाकर और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार दे दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये होमवर्क प्रश्न है आपका, कि अभी किस देश ने समलैंगिक विवाह के खिलाफ एक बिल पारित किया, उसे अपराध माना है और उसके लिए 15 साल की सजा भी रखी है? बताओ किस देश ने ऐसा किया। और अगर मैं पूछूं, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था कौन सा? नेपाल। अभी एस्टोनिया देश ने भी समलैंगिक विवाह को लीगल बनाया था। और आपको याद है, यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन थे? एडगर्स रिंकेविक्स। और लातविया की भी ये अभी प्रेसिडेंट बने थे, 2023 की ही बात है, याद रखना। और फ्रांस के अभी पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और वहां के पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे कौन? गैब्रियल एटल नाम है। और पूछूं समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बरमुडा है। और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने, लीगल बनाने वाला पहला एशियाई देश पूछेंगे तो ताइवान है। और वैसे दुनिया का पहला देश अगर पूछे सबसे पहले किसने किया ये काम, समलैंगिक विवाह को, होमोसेक्सुअलिटी को, होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगल करा था, तो नीदरलैंड ने किया था सन 2001 में। ग्रीस की बात करते हैं। चलो, ग्रीस से आपको याद आता होगा, पहले तो इसकी कैपिटल याद आएगी एथेंस। फिर आपको फटाक से याद आएगा कि यार पहला ओलंपिक जो हुआ था वो यहीं पे तो हुआ था, एथेंस ग्रीस में। कई बार पढ़ चुके हैं हम, 1896 में। करेंसी इसकी यूरो है, प्रधानमंत्री हैं किर्याकोस मित्सोताकिस।
अब किर्याकोस मित्सोताकिस, जैसे ही मैंने आपको बोला, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर अटेंड करते हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है ये क्लास लेने वाले तो स्टूडेंट करते ही होंगे, वहीं से यहाँ पे आप आए हो, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, चल क्या रहा है। तो वो तो मैं आपको वहां पे बार बार बताता रहता हूँ ना, तो स्टूडेंट को मालूम रहता है कि हाँ इस क्लास में ये मिलेगा। फिर लेना ना लेना वो उनकी बात है, वो उनको रिवीजन करना है नहीं करना वो अलग इशू है। तो वहां पे सबमिट जब भी मैं आपको कराता हूँ, ये प्रश्न मैंने आपको कई बार कराया है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ हिंट के तौर पे। आपको बताना है अभी किस समिट में ये चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। किर्याकोस मित्सोताकिस इनका नाम है। बाकी प्रेसिडेंट हैं कटरीना स्केर्लोपोला। और अभी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान, जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25,000। तो योजना का नाम याद रखो, कन्या सुमंगला योजना। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। क्या होता है इसमें बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में अभी तक 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अभी इसे बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया। ये योजना अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी। इसी तरह से अगर मान लो आपसे पूछ ले अभी हॉट मील कुक्ड योजना कहाँ शुरू हुई, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ की है, पंचामृत योजना कहाँ की है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, समग्र शिक्षा अभियान, ये सब उत्तर प्रदेश ने शुरू किए थे। अब आप मुझे बताएंगे कि मध्य प्रदेश ने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी ना, उसमें जो राशि दी जाती थी 1,000 रुपए, उसे बढ़ा करके कितना रुपए कर दिया गया? बताओ, देखिए किसको पता है। आपसे पूछ रहे अभी किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और क्या होगा इसमें? तो इसमें अगर आप पेड़ लगाओगे तो सरकार आपको भुगतान करेगी। 20 रुपए गड्ढा खोदने के लिए दिए जाएंगे, फिर उसमें पेड़ लगाने के लिए 30 रुपए अलग से मिलेंगे, फिर हर महीने 10 रुपए आपको प्रति पेड़ मिलेंगे उनकी देखरेख करने के लिए 1 साल तक। फिर 1 साल के बाद जो 10 रुपए उसे घटा के 8 रुपए कर दिया जाएगा प्रति पेड़ प्रति महीना। फिर तीसरे साल उस 8 रुपए को घटा के 5 रुपए कर दिया जाएगा। फिर चौथे साल 5 रुपए को घटा के 3 रुपए कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि यार देखरेख तो हम कर ही रहे हैं, फिर पैसे क्यों घटा रहे हैं? पैसे इसलिए घटा रहे हैं मुन्ना, क्योंकि अब पेड़ बड़ा हो रहा है, उसको आपकी देखरेख की कम जरूरत है। जैसे नहीं होता क्या, अभी आप बड़े हो गए तो आप खुद समझदार हो गए, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पापा ज्यादा टोकते टाकते नहीं है। लेकिन जब आप बच्चे थे तब आप ना समझ थे, आपको पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। जब माता पिता ज्यादा टोकते हैं कि बेटा वो मत करो ये सही नहीं है, तो वो वाला फंडा है। जब छोटा पेड़ है तो ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ज्यादा भी कितने? 10 रुपए। खैर ये आपसे पूछेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको समझा दिया ऐसे ही। और जो ये काम करेंगे, जो इस पहल से जुड़ेंगे, उन युवाओं को वन मित्र कहा जाएगा। तो उद्देश्य ओवरऑल अगर बात करें यही है, हरित आवरण बढ़ाना। जितने पेड़ लगेंगे हरियाली बढ़ेगी। तो हरियाणा ने शुरू किया, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो आंसर होगा जर्मनी। देखो अगर टॉप इकोनॉमीज वाली अगर देशों की सूची की बात करें तो अभी तक यूएसए टॉप पर बना हुआ है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान हुआ करता था, चौथे पे जर्मनी था, लेकिन अब ऊपर नीचे हो गए। जर्मनी तीसरे पे चला गया, जापान चौथे पे आ गया और भारत 5वें पे है। वैसे हमारा लक्ष्य है 2028 तक हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस आईआईटी ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया? तो आईआईटी जम्मू ने। तो ये ध्वनि पर बेस्ड है, ध्वनि पर साउंड पर आधारित है। मतलब ड्रोन की आवाज सुनते ही ये उसे मार देगा, साउंड पर ये काम करेगा। रडार वगैरह कैमरा वगैरह की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना आईआईटी जम्मू ने बनाया। अभी किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक। मतलब सबसे बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले को यह अवार्ड दिया जाता है, जो अभी साउथ इंडियन बैंक को दिया गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक का अवार्ड। एक्चुअली में साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पे टोटल 7 पुरस्कार जीते। तो कहाँ पे मिला ये? तो 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 में, जो कि मुंबई में हुआ था। IBA का मतलब हो गया इंडियन बैंक एसोसिएशन। साउथ इंडियन बैंक की बात करें, न्यूज में है तो स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1929 में, हेडक्वार्टर मिलेगा त्रिशूर केरल में और MD CEO हैं PR शेषाद्री और इसके अध्यक्ष हैं विजय कुरियन। टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अभी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 2 जनों को चुना गया, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को।
तो याद रखना 2023 के लिए ये 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो गुलजार ये उर्दू के मशहूर पोएट हैं और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। अच्छा पूछे ये पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 23 भाषाओं में, जिसमें से 22 तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची की हो गई और एक अंग्रेजी हो गई। पहली बार 1965 में ये दिया गया था किसे? जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा के कवि थे वो। और इससे पहले 2022 का जो 57वां दिया गया था दामोदर मौजो को दिया गया था। उससे पहले 2021 का 56वां दिया गया था नीलमणि फुकन को। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और याद रखना इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जीवित व्यक्ति को ही देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक केवल एक ही बार अंग्रेजी भाषा के लिए ये दिया गया, 2018 का दिया गया था 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को। और पहली महिला कौन थी जिन्हें ये दिया गया? तो आशा पूर्णा देवी को दिया गया था, जो कि बंगाली भाषा की लेखिका थी। 1976 में मिला था उनको, वो 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ से। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 23 बता दिया, और अब मैं पूछ रहा हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति एक्सरसाइज। आयोजन किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ पे किया? भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में। तो ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को। इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। हर साल 17 फरवरी को ही मनाते हैं ये। पहली बार इस दिन को हमने 2023 में मनाया था, तो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हो गया, तो याद रखना इसे। और पर्यटन से 2 दिवस तो आपको याद होंगे ही सही। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो 27 सितंबर को होता है, और नेशनल टूरिज्म डे जो कि 25 जनवरी को होता है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को। अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर दें अपनी क्लास को। और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।